हेलो साथी, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के लगभग 100 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक प्रश्न के साथ चार चार प्रश्न और इन्वॉल्व हैं, जिनमें से आपके 100 प्रश्नों के साथ में 400 अन्य प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन, आज नहीं तो कल सफल तो मैं हो के रहूँगा, मेरा नसीब भी मुझे रोक नहीं सकता। क्या गजब की लाइन है। आगे पहले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का संविधान देश से लागू हुआ था। आपको पता है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? क्या आपको पता है कि क्या 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था? आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि 26 नवंबर 1949 को क्या भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था? कहेंगे हाँ जी, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से भारतीय के संविधान बनकर तैयार हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा आज़ाद हुआ था। इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 30 जनवरी 1948 को क्या गांधी जी की हत्या हुई थी? बिल्कुल कहेंगे गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को ही हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं? तो क्या 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, क्या संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, या संविधान के भाग 4 में, या संविधान की 9वीं अनुसूची में? आपको पता है कि मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। एक होते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और एक होते हैं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है तो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 4 में क्या दिया गया है? तो संविधान के भाग 4 में DPSP दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? तो DPSP दिए गए हैं संविधान के भाग 4 में। संविधान के 9वें अनुसूची की बात करें तो पहला संविधान संशोधन एक था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 1951 का जो था, इसके तहत 9वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। यह भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं इसमें से, जो राज्य और केंद्रों के कानून बनाने के विषयों से संबंधित हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान के भाग 3 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, संविधान निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे? राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 1952 से लगाकर क्या ये 1952 से लगाकर 1962 तक रहे थे? बिल्कुल सही है कि ये 1952 से लगाकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और एस राधाकृष्णन, क्या ये पहले उपराष्ट्रपति थे? जब ये 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति थे, उसी समय तक एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति 10 वर्ष तक रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसको बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करता है वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है की बात कर रहा है नहीं था। यहाँ पर पहले था, अब नहीं है, क्योंकि एक संविधान संशोधन आया था। ये 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2020 का। इसके तहत संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2020 के एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य थे, इनको मनोनयन का अधिकार था उसका, राष्ट्रपति का, उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसको अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। कौन सा एक्ट था? तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2020 का, इसके तहत समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन में एक पाँचवा ऑप्शन जोड़ लेंगे, 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 0। फिर है छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? आपको याद होगा कि क्या 1776 में सबसे पहले अमेरिका में स्वतंत्रता मिली थी? तो सबसे पहले यहाँ का संविधान बना था। कब बना था? तो 1789 में बना था। ये 1789 में यहाँ का संविधान बना था। तो सबसे पहले संविधान का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 8वें प्रश्न की तरफ, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको सबको पता होगा, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 74 में है? क्या प्रधानमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 74 में है? मंत्रिमंडल का उल्लेख बिल्कुल सही कहेंगे कि आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री या उससे संबंधित मंत्रिमंडल का उल्लेख है। और संसद का उल्लेख क्या 79 में है? बिल्कुल सही है, 79 में संसद का उल्लेख है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं, ये मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं, बिल्कुल सही, मंत्रिपरिषद पर इसके विचार करते हैं ये। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? पहले बताया था संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर है कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? आपको पता होगा एक संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन, 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1989 में आया था। ये 1989 में आया था। इसी के तहत 21 वर्ष से मतदान की आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो कौन सा एक्ट था? तो 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 का, 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी 65 वर्ष तक की आयु या 6 वर्ष, 65 वर्ष तक की आयु या 6 वर्ष तक। और हाई कोर्ट के जो हो जाते हैं, हाई कोर्ट के ये 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनके पद के समान होता है ये पद मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? क्या वो हरियाणा व पंजाब है? तो बिल्कुल सही, हरियाणा व पंजाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा व पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो राज्य विधान परिषद जो होता है इसकी सदस्यता अवधि क्या 6 वर्ष की होती है? बिल्कुल सही है, 6 वर्ष की राज्य विधान परिषद की, और राज्यसभा की 6 वर्ष की ही होती है। इसके बाद आता है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 हो सकती है, बिल्कुल सही है, 12 हो सकती है मनोनीत सदस्यों की संख्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्या वो मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना थी या कैबिनेट मिशन योजना? इसी को कहा जाता है मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना। कैबिनेट मिशन योजना आई थी जो 1946 में, क्या इसी के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन? बिल्कुल सही है, शिष्टमंडल योजना जो आई थी यानी कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति ही करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और इसका जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की पूछ रहा है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या हो जाती है 10 और स्थायी सदस्यों की संख्या हो जाती है 5। स्थायी सदस्यों में कौन कौन है, आप हमें बता सकते हैं क्या? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? क्या रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है? क्या रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 सदस्य हो जाते हैं इसके स्थायी सदस्यों में, और ये 10 सदस्य हो जाते हैं इसके अस्थायी सदस्य। ठीक है, इनका कोरम होता है 9 सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? सबसे पहले बताया था कि एस राधाकृष्णन जो थे, इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। ये 10 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे, और ये उन्हीं के समकालीन 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद पद से हटे, वैसे ही एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो गए थे। ठीक है, तो 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? क्या 500 हो सकते हैं? बिल्कुल सही है, 500 हो सकते हैं। इसके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, उसका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। इसमें एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसी की सिफारिश पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और उसके तहत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य एक 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 का है, उसके तहत जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सा विनिर्दिष्ट नहीं है? सिंधी भाषा जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, चार भाषाएं जो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 2002 का है, इसमें जोड़ी गई, और सिंधी भाषा। और संस्कृत तो पहले से ही, अंग्रेजी भाषा जो है ये संविधान में कहीं भी नहीं है। ठीक है, यही पूछा है, विनिर्दिष्ट नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करेगा? ये देगा उपाध्यक्ष को। इसको देता है तो उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। चलिए अगला प्रश्न है 24, कह रहा है, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? अभी अभी बताया था, क्या वो यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, ये सब हैं इसके 5 स्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक है, तो 5 ये स्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? क्या 1975 में मिला था? बिल्कुल सही है, 1975 में ही सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संयुक्त बैठक बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सी और इसका सी। चलिए अगला प्रश्न है 28, कह रहा है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात कर रहा है, यानी राज्य के महाधिवक्ता की। ठीक है, तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं, उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह पर। चलिए अगला प्रश्न है 29, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, और इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा के तो 30 वर्ष, और अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष की। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार थे, जोड़े गए थे, किसके तहत? मूल संविधान के हिस्सा थे, और ऑप्शन नंबर बी है चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो मूल संविधान के हिस्सा थे ये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, मूल संविधान के हिस्सा थे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, 32 का हो जाता है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, ये कानूनी अधिकार माना जाता है क्योंकि इसका उल्लेख अब 300A में है, 300A में है, इसका उल्लेख अब 300A में है। पहले किस में था? तो 31 में था, पहले 31 में था और 19 का F में था, 19 के F में था, और अब इसको 300A में कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, फिर है शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली किसके तहत? तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था? बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, और इसी के तहत
1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, जिसके तहत भारत में 11 प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए थे 1 अप्रैल 1937 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की महासभा बैठक कब होती है? 1 वर्ष में कई बार होती है, 1 वर्ष में 1 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है, या लगातार होती ही रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में केवल और केवल 1 बार ही होती है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? सबसे पहले शुरू करने वाला चाइना है, सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा शुरू की थी चाइना ने। चलिए अगला प्रश्न है 36, कह रहा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद किस में है? विधान परिषद के लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक है आज आ तू भी मजा कर, मजा कर। ठीक है, तो आ से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, यू से उत्तर प्रदेश, भी से बिहार और एम से महाराष्ट्र और कर से कर्नाटक। तो ये हो जाते हैं 6 राज्य जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, बाकी सब में विधानसभा है, केवल विधान परिषद नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है, मजा से महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है 37 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? राष्ट्रपति पद की बात कर रहा है, अभी बताया था कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 38, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाए? तो वो होता है राष्ट्रपति अंतिम प्राधिकारी, जिसका निर्णय अंतिम होता है आपातकाल के विषय में। आपातकाल के विषय में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है और वह अंतिम प्राधिकारी होता है आपातकाल की घोषणा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? वो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी थे? क्या वो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी थे? बिल्कुल सही है, एन संजीव रेड्डी ही वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। इससे पहले ये जब लड़े थे तो ये हार गए थे, इसके बाद में ये जब लड़े तो इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ और ये निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं इस समय? तो इस समय जो हैं 12 अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। मूल संविधान में कितनी थी? क्या 8 अनुसूचियाँ थी? बिल्कुल सही है, 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी। 9वीं अनुसूची पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। चलिए साथी अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? भाषाई आधार पर क्या 1956 में गठित किया गया था? बिल्कुल सही, 1956 में ही भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसकी कोई सीमा तय नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी आयु तक राष्ट्रपति रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? वो आंध्र प्रदेश था, 1953 में बनाया गया था। इसके लिए एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल की थी, उनका नाम था पेट्टू श्री रामल्लू। उन्होंने 54 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ये सब गए थे उन्हें देखने के लिए। तभी उन्हीं के मृत्यु के आधार मानकर आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहली बार किया गया था 1953 में। चलिए साथी अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? क्या वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे? बिल्कुल सही है, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो वैज्ञानिक थे और ये राजनीतिक राष्ट्रपति सबसे पहले थे। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाता है, भारतीय राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आर्टिकल 360 की बात करते हैं तो 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 352। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो क्या 6 वर्ष का होता है? बिल्कुल सही, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका।
चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, अभी भी बताया 6 वर्ष का। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है कहाँ का? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 89 फर्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बिल्कुल सही है ही। स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 की बात है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार बात है, तो ये आर्टिकल किसकी बात है? तो ये आर्टिकल 23 की बात है। ये आर्टिकल 23 की बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और समता का अधिकार आर्टिकल 14 की बात है। संपत्ति का अधिकार ये अब अधिकार नहीं है, यह मूल अधिकार नहीं है। इसको अब 300A में एक कानूनी दायरे में रखा गया है, इसको 300A में। ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? क्या 1951 में हुआ था? बिल्कुल सही, 1951 में ही पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? क्या आयरलैंड से लिए गए हैं? बिल्कुल सही, आयरलैंड से ही लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? क्या वो कैबिनेट मिशन प्लान था? 1946 का? बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए साथी अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का पहला यानी अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार पटेल जो है इसके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाता है, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैंथिक लॉरेंस थे, A.B. अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। विलियम वुड जो है ये इसके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 3 ही सदस्य थे, B, D और C। ए जो है इसका गलत जवाब है, और विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड सदस्य नहीं थे इसके। 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, इसी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। चलिए साथी अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? प्रथम प्रारूप तैयार करने की बात कर रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो तो B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो B.N. राव थे। B.N. राव द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाता है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किसके अंतर्गत? अभी बताया था कि 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी, और वो एक्ट था 1935 का एक्ट था। वो 1935 के एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का प्रावधान था, और उसी से प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, जिसमें विधानसभा और विधान परिषदों का गठन किया गया था। उसी को केंद्र में और द्वैध शासन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाता है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय वैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव ही इसके संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने सदस्यों की बात नहीं कर रहा, कितने अन्य सदस्यों की बात कर रहा था। एक में तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खुद थे, जो इसके अध्यक्ष थे, और 6 अन्य थे। कुल इसके सदस्य थे 7। कुल इसके सदस्य कितने थे? 7 इसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 हो जाता है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चुने हुए अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये 97 ईयर के थे जब पहला संविधान की बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को तो ये सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, इन्हीं को चुन लिया गया था अस्थायी सदस्य। बाद में दूसरा जो संविधान सभा की बैठक हुई वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। क्या वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था? बिल्कुल सही, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान के
15 आर्टिकल लागू हो गए थे। एक है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 380, 88 और 91, 391, 92, 93। ठीक है, तो ये लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के अध्यक्ष। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? जनगण मन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों को 1950 में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 हो जाता है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्यों की बात करता है तो 15 कुल महिला सदस्य थी। ठीक है, कुल महिलाएं थी 15। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सी और इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है तो क्या वो यूके से संबंधित है? क्या वो यूके से संबंधित है? बिल्कुल सही, यूके यानी ब्रिटेन से संबंधित है संघात्मक व्यवस्था। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार कहाँ से लिए गए हैं? क्या वो फ्रांस से लिए गए हैं? बिल्कुल सही, फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्र का विचार। ठीक है, फिर है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वें अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के उदाहरणों को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। चलिए साथी, अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये लिए गए हैं रूस से। ये लिए गए हैं रूस से, यानी पूर्व में सोवियत संघ जो था उसी से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाता है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में और ये बना था 1789 में। ठीक है, 1789 में बना था। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ठीक है, चलिए साथी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कर रहा है? संविधान की प्रस्तावना जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग ये भी संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले शुरू होता है, हम भारत के लोग। ठीक है, फिर है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से। बिल्कुल सही, भारत तथा इंडिया के नाम से। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख की बात करें अगर जो, तो इसमें लिखा है प्रमुख स्रोत कौन है? अगर राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति होता है। और अगर पूछ रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है तो भारत की जनता होती है। तो भारत की जनता होती है, और यहाँ पर प्रमुख लिखता तो राष्ट्रपति होता। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता? तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यानी नागरिकता के लिए शर्तें यानी कानून कौन बना सकता है? तो केवल संसद बना सकती है, ना कि चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं। राज्य विधानसभाओं से इसका कोई संबंध नहीं, केवल संसद इस पर कानून बना सकती है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, तो 12 से 35 तक इसके बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, यही मौलिक अधिकारों का रक्षक है। और भारतीय संविधान की जब व्याख्या की बात आती है तो यही इसकी व्याख्या करता है संविधान की। चलिए साथी, अगला प्रश्न है 77, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो क्या वो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 का था? बिल्कुल सही, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 का था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया था। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, अब ये कानून के दायरे में है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, वो किया गया है आर्टिकल क्या 17 में किया गया है? बिल्कुल सही, आर्टिकल 17 में ही अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। और
अस्पृश्यता का अधिनियम कौन सा है? तो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का है, इसके तहत इसका उल्लंघन किया गया। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है 79, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? समानता से संबंधित आर्टिकल 14 है और 16 में काम और रोजगार पाने का अधिकार है और आर्टिकल 15 जो है धर्म लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा और आर्टिकल 13 विधि से संबंधित है। आर्टिकल 13 में केवल विधि लिखी हुई है। चलिए साथी अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, अभी भी बताया था हमने। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं 1922 तक, बिल्कुल सही है, 1922 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया था। ये एक्ट कब का था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया था और शिक्षा का अधिकार दे दिया गया था भारतीय बच्चों को, जिनमें से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 19 में है भाषण एवं अभिव्यक्ति, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में है। और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, प्रेस को बोलने का अधिकार भी इसी में है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो इसमें जो है इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 में है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसी में हो जाती है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथी अगला प्रश्न है 84, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष क्षमता है, कोई बाहर का है उसको विधि के समक्ष क्षमता है, बिल्कुल सही, विधि के समक्ष क्षमता उसको है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको है, बिल्कुल सही, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी उसको है और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी उसको है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी खड़े होकर वह किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी को भला बुरा नहीं कह सकता, यह स्वतंत्रता उसको नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कारखानों में बालकों की बात करता है तो आर्टिकल 24 जो है वह कारखानों में बालकों के नियोजन की बात करता है और आर्टिकल 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हो जाता है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो नीति निर्देशक डीपीएसपी की बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी क्या आयरलैंड की बात हो रही है? तो बिल्कुल आयरलैंड की बात हो रही है, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है आर्टिकल 51। आर्टिकल 58 जो है वह विदेश नीति से संबंधित है। 58 में लिखा है कि राज्य विदेश नीति को बढ़ावा देगा, विदेश नीति की वितरता को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या आर्टिकल 19 में है? विधि के समक्ष क्षमता क्या आर्टिकल 14 में है और धर्म की स्वतंत्रता क्या आर्टिकल 25 में है? तो ये हो जाते हैं मौलिक अधिकार। और ये समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। जो समान नागरिक संहिता है इसी को यूसीसी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी को उत्तराखंड ने अभी लागू किया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 में है और ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल हैं 11, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कमेटी कौन थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। और एक 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। तो इस समय कितने हैं? 11 हैं।
क्वेश्चन नंबर 90 हो जाता है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो आर्टिकल 51A में है, आर्टिकल 51A में है। 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है तो क्या 4A में है, बिल्कुल सही, 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात है। 4 में बात कर रहा है अगर जो 4 में, भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है DPSP या नीति निर्देशक तत्व। भाग 6 की बात कर रहे हैं तो 6 में क्या है, राज्य सरकार है। 5 में अगर बात करें तो 5 में संघ सरकार है और 6 में राज्य सरकार है। भाग 3 की बात कर रहे हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4A। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51A। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल सही। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और मूल कर्तव्यों से क्या भाग 4A है और यहाँ पर लिखा है 5 जो है वह केंद्र सरकार से संबंधित है। और भाग 4A जो है यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है और यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो पुनः निर्वाचन की बात कर रहा है तो इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 57 पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारित करता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना कितने दिन में तय है, तो 6 माह में भर लिया जाना चाहिए इसका। ठीक है, फिर है 96, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई भी उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, वहीं इसका राष्ट्रपति होगा, तो वहीं उसकी जगह पर लेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वहीं सुप्रीम कोर्ट वहीं होगा राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथी अगला प्रश्न है 97, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या 123 है, क्या 123 है, बिल्कुल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल की बात करते हैं तो 213, उसमें 123 और उसमें 213 राज्यपाल को शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, अध्यादेश जारी करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 123। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। जो महाभियोग का आरोप होता है वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर है 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 143 जो है वह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मशवरा परामर्श ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट सवाल, और निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, राज्य के राज्यपाल की। राज्य का राज्यपाल जो है 152 में इसका उल्लेख है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो इसका उल्लेख है 148 में, इसका उल्लेख हो जाता है 148 में। और भारत का महान्यायवादी जो है इसका उल्लेख हो जाता है आर्टिकल 76 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, सभी की नियुक्ति करता है। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथी यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।